मेजॉरिटी लोग जब 30s में पहुंचते तब उनके अंदर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने की फिक्र आ जाती है, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे 30 साल की उम्र तक पहुंचते ही बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती है, कुछ लोगों के 1-2 बच्चे हो जाते हैं, या जिनकी अगर नहीं हुई है तो उनको पता है कि उनकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे और उसके साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस भी आएंगे, जैसे हेल्थ केयर कॉस्ट, बच्चों की एजुकेशन, फिर उनकी शादी, फिर उनको खुद को रिटायर भी होना है। ये सब ख्याल लोगों के मन में आने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी लोग अपने 20s में इन्वेस्टमेंट की ABCD भी सीखते नहीं है, और इसीलिए उनको पता नहीं होता है कि उनको कैसे और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। और इसीलिए सैड चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग अच्छी खासी सैलरी कमाने के बाद भी कुछ खास रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं कर पाते, और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना तो बहुत दूर की बात है, ओल्ड एज में अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बस FD कर लेते हैं या फिर यहाँ वहाँ कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट कर देते बिना कोई गोल या पर्पस के। और ज़्यादातर लोग अपनी 30s में आने के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंजूस भी बन जाते हैं, क्योंकि अब उनको इतने सारे खर्चे दिखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी इतनी सारी सेक्रीफाइस का कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमें जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, जिससे हमारी पैसों की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंजूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्चुअली में लाइफ में जो बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, बस उसका ध्यान रखना है। सिर्फ कुछ ही गिने चुने फैसलों की वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। जैसे एक तरफ आप देखोगे कि एक रॉकी जैसा इंसान है जो सेम सैलरी अर्न करता है जितनी सनी कमाता है, लेकिन रॉकी अपनी वाइफ को हर वीकेंड्स पे कोई रोमांटिक डेट पे लेके जाता है, या कभी फैमिली पिकनिक पे जाता है, और वो बहुत सारे वैकेशन और ट्रिप्स पे भी जाता रहता है। और फिर भी वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है सनी के मुकाबले, जो सेम सैलरी अर्न करने के बाद भी हमेशा अपनी वाइफ को यही कहता है कि हम अगले हफ्ते बाहर जाएंगे, इस बार थोड़ा सेव कर लेते हैं। या फिर जब भी वो कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो कहता है कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही महंगा है, चलो कोई सस्ती जगह पे जाएंगे। और फिर भी वो रॉकी के मुकाबले काफ़ी लेट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करता है, या फिर फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाता है, और 60-70 साल की एज में अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सनी की स्टोरी इंडिया के सारे मिडिल क्लास लोगों की स्टोरी है, जहाँ लोग अपनी पूरी लाइफ पैसा सेव तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पैसों की टेंशन खत्म नहीं होती है, और वो अच्छे से रिटायर भी नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट फैसलों के बारे में बताने वाला हूँ जो भले ही गिने चुने हैं, लेकिन उनके सही हो जाने से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को कुछ सालों बाद देखेंगे तो वो रिग्रेट करेंगे कि काश ये वीडियो उन्होंने पहले देख लिया होता। और अगर आप अपने 20s में हो या कोई और एज ग्रुप में, तो भी ये वीडियो आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फैसला आपको क्या लेना है जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, ये सिंगापुर का पार्लियामेंट है, और उनका एक मिनिस्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे AI की बात कर रहा है कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। So we have to accept the world as it is, the way the world is going to be. वो इसीलिए क्योंकि कुछ ही टाइम पहले एक AI कंपनी ने ChatGPT बनाया था, जिसके जरिए आप कंप्यूटर से बात कर सकते हो और उससे आप दुनिया के कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपको उसका आंसर फौरन मिलेगा। ये समझ लीजिए कि वो एक सॉफ्टवेयर रोबोट है। लेकिन अब इन्होंने एक बहुत ही न्यू और जबरदस्त चीज लॉन्च की है जिसका नाम है सोरा, जिसमें आप सिर्फ कुछ ही वर्ड्स लिख के एक हॉलीवुड मूवी की जैसा वीडियो बना सकते हो, या फिर आप सिर्फ एक फोटो अपलोड करके मनचाहा वीडियो बना सकते हो। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड का फोटो अपलोड करोगे कि वो चांद पे घूम रहा है, तो AI कुछ ही सेकंड्स में वैसा वीडियो आपको बना के देगा। And it can produce videos which are indistinguishable from what Hollywood can produce today. मतलब आपको हॉलीवुड के लेवल का वीडियो बनाने के लिए या कैसा भी कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो रियल दिखने वाला हो, कोई इमेजिनेशन की चीज हो या कोई एनिमेशन, उसके लिए आपको बस कुछ वर्ड्स टाइप करने होंगे और फौरन आपको वैसा वीडियो तैयार होकर मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज और जॉब्स फ्यूचर में उलट पलट होंगे। तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स जाने वाले हैं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि अगर आप एक सिंपल से कीबोर्ड पर टाइप करके पूरा मनचाहा वीडियो क्रिएट कर सकते हो, तो किसी भी मूवी डायरेक्टर को करोड़ों रुपया देके एनिमेशंस और VFX की टीम को हायर करने की क्या जरूरत पड़ेगी? महंगा महंगा मूवी का सेट तैयार करना क्यों पड़ेगा? इंटीरियर डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इन सब की भी क्या जरूरत होगी? फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज को लाखों और करोड़ों रुपया पे करके एड एजेंसी को हायर करना नहीं पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइनर्स, एनिमेटर्स, वीडियो गेम डिजाइनर्स, इन सब की भी जरूरत नहीं होगी। स्टॉक फोटो, स्टॉक वीडियो प्लेटफॉर्म, इनकी भी कोई जरूरत नहीं होगी। और ये सारे लोग जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते उनकी भी जरूरत नहीं होगी। तो सोचो कितने सारे लोगों की जॉब जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगे भी जो नए नए स्किल सीखेंगे। तो इसीलिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने पहले इस चीज को समझ लिया है और एक बजट पास किया है
जहां उनके जितने भी सिटीजन्स 40 साल की एज के ऊपर है तो उनको एक न्यू डिग्री लेने का मौका मिलेगा एकदम कम प्राइस पे। The new subsidy for Singaporeans aged 40 and above to pursue another full-time diploma in higher education. अब आप पूछोगे कि ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, तो उसका आंसर इसी मिनिस्टर ने दिया है कि दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है और जो चीज हम स्कूल और कॉलेज में सीखते तो चांसेस है कि आपकी वो नॉलेज आपके लाइफ टाइम में यूजलेस हो जाएगी, मतलब कोई काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा स्पीड में ग्रो होगी, जिसकी वजह से अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे और अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। कई सारे लोगों की डिग्रीज और उनके स्किल्स यूजलेस हो जाएंगे जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। तो इसीलिए अगर आप अपनी 30s में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो ये आपकी एक गलत फहमी हो सकती है। चाहे आप कोई भी एज के हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी इंडस्ट्री में सेटल्ड हो तो भी आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा कोई न्यू स्किल या यूजफुल हॉबी में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे आपका माइंड हमेशा ग्रो होता रहे। तो ये है आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। जैसे आप में से बहुत सारे लोग शायद फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी आप फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को सीख रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है। तो इस चीज को आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू रखना है, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों हमें हर चीज स्कूल और कॉलेज में सिखाई नहीं जाती है, ये बात एक फैक्ट है। वहां से हमें बस एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार किया जाता है। अब दोस्तों सेल्फ एजुकेशन के लिए आपको लाखों रुपए स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप कोई कंपनी में बेसिक लेवल का जॉब कर रहे हो तो आप सिर्फ 100 रुपया खर्चा करके ये बुक खरीद सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि रॉकी अपनी वाइफ को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स पे लेके जाता है, वो हमेशा उससे खुश रहती है क्योंकि उसको जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है और फिर वो हर कुछ सालों में प्रमोशन पे प्रमोशन लेते रहता है, जिससे उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। वो अच्छी लाइफस्टाइल भी जीता है और साथ में बड़ा अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट भी करता है। और दूसरी तरफ सनी की पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। वो अपने बॉस को और अपने सभी कलीग्स को हेट करता है, उसकी वाइफ भी हमेशा कंप्लेन करती रहती है और इसीलिए वो लाइफ में ग्रो ही नहीं हो पाता है। तो इस बुक से आपको ये सीखने मिलेगा कि आप कैसे लोगों को जल्दी समझ के उनसे फ्रेंडशिप कर पाओगे बिना कोई ज्यादा मेहनत किए, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे और फिर आपकी हेल्प भी करेंगे, जिससे आपकी लाइफ काफी ईजी हो जाएगी। तो ये बुक आपकी पर्सनल लाइफ और जॉब में बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकोगे अपनी और अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। और अगर आपने ये बुक पहले ही पढ़ ली है तो आप ये सेकंड बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भी पढ़ सकते हो। वैसे तो ये पढ़ने में थोड़ी बोरिंग है लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। इस बुक ने पर्सनली मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि दोस्तों जब आपको प्रमोशन मिलता रहेगा और आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी तो फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। बहुत ही कम लोग या शायद ही कोई फाइनेंस का कंटेंट क्रिएटर आपको ये बात कहेगा कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। स्टॉक मार्केट में पैसों से पैसा बनता है, कंपाउंडिंग में आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। अगर आप जीरो को कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही रहेगा। फिर दोस्तों जब कुछ लोग अपनी 30s में इन्वेस्टिंग शुरू करने का सोचते तो उनको लगता है कि वो बहुत लेट हो गए और उन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल वेस्ट कर दिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर थे, जिनकी पिछले ही साल डेथ हुई थी 99 की एज में, तब उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा की थी, मतलब 8,000 करोड़ रुपए। लेकिन क्या आप जानते हो कि चार्ली मंगर मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग की दुनिया में कितनी एज में एंटर हुए थे? इसका आंसर है 38। और वॉरेन बफेट की सिस्टर बर्टी एक अच्छी इन्वेस्टर बनी जब वो 46 साल की थी और फिर आगे जाके उन्होंने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। तो अगर आप अपनी 30s में हो और ये सोचते हो कि आप बहुत लेट हो तो शायद आप इन लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा जल्दी हो। और जितनी वेल्थ चार्ली मंगर ने अपनी लाइफ टाइम में बिल्ड की, शायद आप उससे ज्यादा भी बिल्ड कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टिंग के लिए या कोई भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की, कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है। तो उसके लिए मैं सारे लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा। एक वो ग्रुप जो अपने जॉब को पसंद करता है और अच्छी सैलरी अर्न करता है, और दूसरा वो ग्रुप जो इतनी खास सैलरी अर्न नहीं करता लेकिन फिर भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है। तो इसको समझने के लिए हम 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश एक MNC में जॉब करता है और उसकी सैलरी काफी अच्छी है, मान लो वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी इतनी ज्यादा सैलरी है नहीं और कुछ लोगों की इससे ज्यादा भी सैलरी हो सकती है। तो अलग अलग सैलरी वालों के लिए भी मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मान लो रमेश अपनी 1 लाख पर मंथ की सैलरी में से 50,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है SIP के थ्रू, वो भी सिंपल से फंड्स में जैसे कि इंडेक्स फंड में।
जिससे उसको सिर्फ 12 से 13% का एनुअल रिटर्न मिलता है। रमेश डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो अपने फ्री टाइम में या तो जॉब कर रहा होता है, या वो जॉब को लेके कोई और काम कर रहा होता है, या फिर रिलैक्स कर रहा होता है, क्योंकि उसका जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो अगर आप SIP कैलकुलेटर में देखो तो 50,000 पर मंथ और 12.5% के रेट के हिसाब से 25 साल में आपके पास ऑलमोस्ट 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हो गए। मतलब 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करके भी 55 की एज में रिटायर हो सकते हो। लेकिन हर किसी की सैलरी इतनी ज्यादा होती नहीं है और इतना बड़ा अमाउंट कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मान लो रमेश का फ्रेंड सुरेश जो सिर्फ 40,000 पर मंथ की सैलरी अर्न करता है, मतलब जितना रमेश मंथली इन्वेस्ट करता है उससे कम ये सुरेश की पूरी मंथली सैलरी है। और इसीलिए सुरेश पूरा बजटिंग करके सिर्फ 18,000 पर मंथ सेव करके इन्वेस्ट कर पाता है। लेकिन सुरेश को अपने जॉब से फ्री टाइम मिलता है और इसीलिए वो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लेता है और इसके बारे में सीखता रहता है, जिसकी वजह से वो काफी रिसर्च करने के बाद सही टाइम पे लमसम मोड में सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि सुरेश 18,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है और उसको स्टॉक इन्वेस्टिंग से 18% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो राइट टाइम पे लमसम मोड से राइट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से 25 साल बाद सुरेश का पोर्टफोलियो भी 10 करोड़ का होगा। मतलब ये भी 30 साल की एज में शुरू करके 55 में रिटायर हो सकता है। अब दोस्तों, ये दोनों अमाउंट और परसेंटेज मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो दोनों का रिटायरमेंट अमाउंट सेम है, जबकि दोनों की सैलरी बहुत अलग अलग थी। एक फ्रेंड ने ज्यादा एफर्ट जॉब से ज्यादा अर्न करके बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने में लगाया SIP के थ्रू, और दूसरे फ्रेंड ने ज्यादा एफर्ट स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज हासिल करने में लगाया लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो कहने का मतलब यह है कि कम सैलरी अर्न करने के बाद भी आप ज्यादा सैलरी कमाने वालों के बराबर आ सकते हो, या उनसे अच्छा भी रिटायरमेंट ले सकते हो अगर आप अपने फ्री टाइम को इन्वेस्टिंग की नॉलेज गेन करने में लगाओ। या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और मामूली से म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, तो भी बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप बड़े बड़े स्टॉक इन्वेस्टर को बीट कर सकते हो। और मान लो आप तीसरे टाइप के इंसान हो, रॉकी की तरह, जिसकी सैलरी भी अच्छी है और वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीखता भी रहता है, तो फिर आप बहुत ही जल्दी रिटायर हो सकते हो, 25 साल के बदले शायद 10-15 साल के अंदर ही। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनने तक वेट करना है, या फिर 65 की एज तक का वेट करना है, या पूरा 15 से 20 साल एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आप बीच बीच में स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पूरे घर के मंथली एक्सपेंस 30,000 है, मतलब साल का 3.6 लाख, तो फाइनेंशियल फ्रीडम एंड रिटायर अर्ली यानी कि फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप सिर्फ 90 लाख के पोर्टफोलियो पे रिटायर हो सकते हो, क्योंकि फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको बस अपने ईयरली एक्सपेंस का 25 टाइम्स सेव करना होता है, जो इस केस में 90 लाख होता है। लेकिन अगर आप अपने साल भर के एक्सपेंस का सिर्फ 15 से 20 गुना भी सेव कर लेते हो, तो भी आप रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट फायर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने वाले हो। अब समझ लो कि अल्टीमेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहाड़ की चोटी है, यानी पहाड़ का सबसे पीक। वहां तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते, आप नीचे से कोई भी रास्ते से ऊपर जा सकते हो जहां से आपको पर्सनली अच्छा लगता है, और फिर जब आप बीच में जितना ब्रेक लेना चाहो आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है और कोई भी रास्ता गलत नहीं है। कम सैलरी वाले, ज्यादा सैलरी वाले, जॉब वाले, बिजनेसमैन, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर क्या है और उसके लिए आप कितना सेव कर रहे हो और कितना सीख रहे हो। क्योंकि दोस्तों, रिटायरमेंट कभी भी एज के बेसिस पे नहीं होता है। रिटायरमेंट हमेशा आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू के बेसिस पे होता है कि आपने कितना सेव किया है। अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो 30 साल की एज में बना लिया तो आप जल्दी रिटायर हो सकते हो, और अगर आप 70 की एज तक कुछ भी सेव नहीं कर पाए तो शायद आप तभी भी रिटायर नहीं हो पाओगे। तो ये था इन्वेस्टिंग का डिसीजन। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्पेशल टिप देता हूँ। हमारी कंट्री में हर कोई फैमिली में आजकल 2 बच्चे होते, पेरेंट्स उन पे काफी स्पेंड करते 20-25 साल तक, ताकि वो खुश रहे और उनके बुढ़ापे में काम आए। तो अगर आप एक छोटी सी SIP जैसे 5,000 मंथली की ये सोच के सेटअप कर लो कि वो आपका तीसरा बच्चा है जिसमें आप स्पेंड कर रहे हो, तो बाकी 2 बच्चे आपके रिटायरमेंट में काम आए ना आए, लेकिन ये तीसरा बच्चा SIP जरूर काम आएगा। और हो सकता है कि ये तीसरा बच्चा आपकी बाकी दोनों बच्चों की महंगी हायर एजुकेशन फीस को भी स्पॉन्सर कर ले। और दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना है तो ये और भी अच्छी चीज है, क्योंकि आप ज्यादा रिटर्न्स कमा पाओगे और कम इन्वेस्टमेंट से बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हो, जैसे हमने रमेश और सुरेश की स्टोरी में देखा। फिर दोस्तों, इसके बाद जो आपको बड़ा फैसला लेना है तो वो ये है कि पास्ट में अगर आपने कोई मिस्टेक की है, जैसे आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स को मिसयूज किया है और कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं था, या आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मिस्टेक अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो तो उसे आपको फौरन करेक्ट करना है,
क्योंकि हमारी फाइनेंशियल जर्नी 20s में शुरू होती है और हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई मिस्टेक कर ही लेता है। जैसे मेजॉरिटी लोग जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बैंक में विजिट करते हैं या किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हेल्प मांगते तो उनको यूलिप या कोई ऐसी पेंशन स्कीम प्रमोट की जाती है जिसमें प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात है, आप इन्फ्लेशन के जितना रिटर्न भी अर्न नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे लोग अपनी 30s की एज तक पहुंचते पहुंचते ऐसी कोई पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं जिसको वो कंटिन्यू रखते बस इसीलिए क्योंकि उनको इसमें इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता रहता है। लेकिन सच ये कि आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए। अगर आप इन्हें मिक्स करते हो तो आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आप कितना बड़ा लॉस ले रहे हो। फिर जितना कॉस्ट आपकी सिटी या टाउन में हार्ट सर्जरी के लिए लगता है उतना फंड आपके पास कैश के फॉर्म में होना चाहिए, जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। जैसे मुंबई में एक बेसिक से हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी का कॉस्ट मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए का होता है, तो उतना फंड आपके पास कम से कम कैश के फॉर्म में होना चाहिए, फिर चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी हो। फिर दोस्तों बात आती है घर की, तो मेजॉरिटी लोग अपनी 30s में आते आते अपना खुद का एक घर खरीद लेते या उसके बारे में प्लान कर रहे होते, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फास्ट होके अपनी 20s में एक बड़ा घर खरीद लेते, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बन गया है कि घर एक एसेट होता है और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों आपका पहला घर जिसमें आप रहते हो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सपेंस होता है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको रहने के लिए एक घर चाहिए होगा। तो पहला घर खरीदने के लिए आप जो भी पैसा खर्चा करते हो वो हमेशा के लिए आपके जेब से चला गया है। फिर भले ही आप वो घर बेच के दूसरी जगह लोगे तो भी वो पैसा जो आपने उसमें स्पेंड किया था उससे आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपका पहला घर एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है जिससे आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, आपको उससे हैप्पीनेस और मेमोरीज क्रिएट करने मिलती है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब आप दूसरा घर खरीदते हो या उसके बाद के जितने भी घर खरीदोगे तो वो सब इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जिसको आप रेंट पे देने का इरादा रखते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घर खरीदना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से सबका अपना एक घर होना चाहिए, लेकिन वो घर खरीदने की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी एज में घर खरीद रहे हो और फिर कितना बड़ा घर खरीद रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक गलत फैसला कि आप बड़ा घर खरीद लेते हो जितने की आपको जरूरत नहीं है, वो भी कम एज में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर आप सही टाइम पे घर खरीदते हो तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन्वेस्टिंग एक लाइफ लॉन्ग गेम है और इसका एक्चुअल रिटर्न तो आपको लाइफ में धीरे धीरे करके ही मिलेगा। अगर आप 20s में शुरू करोगे तो 30s और 40s में, और अगर 30s में शुरू करोगे तो 40s और 50s में। तो आपका सबसे मेन और सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि आप इस इन्वेस्टिंग के गेम को कंटिन्यूसली खेलते रहो और गिव अप ना कर दो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करके। तो इसीलिए आपको हेल्थ बैंक्रप्सी को अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल अपनी 40s में ही हार्ट अटैक के पेशेंट बन जाते हैं या उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। ये ज़्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी 20s और 30s में ना हेल्थ पे फोकस करते और ना ही वेल्थ पे, ना सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करते और ना ही फिटनेस पे ध्यान देते। और जब अचानक से उनको 40s में ये सब रियलाइज होता है तो टेंशन की वजह से उनकी हेल्थ और ज़्यादा खराब होती रहती है। तो इसीलिए आपको अभी से ही अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो जैसे थोड़ा बहुत वर्कआउट, जॉगिंग या हेल्दी फूड, तो आपका 30s भी एक्सटेंडेड 20s की तरह लगेगा। आप दिखने में यंग भी लगोगे और आप 60-70s तक आराम से फिट रहोगे, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा और फिर आप उसे एंजॉय भी कर पाओगे। क्योंकि हम सबको पता है कि कंपाउंडिंग में सारे अच्छे रिटर्न्स हमें फ्यूचर में मिलते हैं, और जितना लंबा आप जियोगे तो उतनी अच्छी वेल्थ आप क्रिएट करोगे और फिर लाइफ को आप उतना ज़्यादा एंजॉय भी कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए ऐसे वैल्यूबल वीडियोस लाता रहूंगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो।